नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं हम रखें ख्याल आपका। आज इस डॉक्टर शो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी हेल्थ के बारे में और एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे अमूमन हर व्यक्ति जूझता है या उसका सामना करता है। आज हम बात करेंगे खांसी की। खांसी एक ऐसी बीमारी है जिसे अक्सर आप लोग हल्के में लेते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं ठीक है 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। यदि थोड़ी सी खांसी होती है या हम किसी कफ ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग घरेलू नुस्खों का भी इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन ये खांसी तब सीरियस हो जाती है जब ये 8 हफ्तों से ज़्यादा रहती है। तो हम अक्सर खांसी के प्रकारों के बारे में सोचते हैं, गीली खांसी है या सूखी खांसी है या कुफ्र खांसी है, कुकर खांसी है, अलग अलग खांसियाँ होती हैं। आखिरकार ये खांसी है क्या? और जैसे कहा जाता है कि हर खांसी जो है टीबी नहीं होती या कैंसर नहीं होती या दमा या अस्थमा से संबंधित नहीं होती, कुछ खांसी एलर्जी की वजह से होती है, कुछ खांसी जो है आपके शरीर में पनप रही बीमारियों के बारे में बताती है। खांसी को गंभीरता से लेना चाहिए। आखिरकार खांसी कितनी गंभीर हो सकती है या कितनी खतरनाक हो सकती है? ये जो खांसी है जिसको आप अक्सर एक कफ सिरप पे या फिर एक कफ ड्रॉप पर या फिर घरेलू नुस्खों के आधार पर ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये खांसी कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। आखिरकार जानलेवा खांसी कौन सी होती है? जैसे मैंने कैंसर का जिक्र किया या टीबी का जिक्र किया या अलग अस्थमा का जिक्र किया, तो अलग अलग तरह की खांसियां होती हैं। आखिरकार खांसियां और उनके उपचार, घरेलू उपचार या फिर डॉक्टर की सलाह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। खांसियों के बारे में यदि बात करें तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। पोल्यूशन भी इसका एक रीजन होता है, एलर्जीज का एक रीजन होता है, इसका संक्रमण भी एक रीजन होता है। इसके साथ साथ किसी और की वजह से भी आपको खांसी हो सकती है। कभी कभी बातचीत करते हुए खांसी उठती है, आप ज्यादा बोलते हैं तो खांसी उठने लगती है। तो आखिरकार ये खांसी है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने वाले को या बीड़ी पीने वाले व्यक्ति को, यानी कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को भी खांसी उठती है। तो खांसी हमारे शरीर के अंदर पनप रही कौन सी बीमारी के बारे में बताती है? क्या रीजन है इस खांसी के? इसी पे बातचीत करेंगे आज हम डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी से और समझेंगे कि खांसी कितने प्रकार की होती है, क्यों होती है, इसका क्या उपचार होता है, किस परिस्थिति में आप जो है अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा लें या घर पर ही किस तरीके से अपना देखभाल कर सकते हैं, और खांसी ना हो इसके लिए भी आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपको समय रहते ये इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए या फिर ये बीमारी आपको हो ही ना। इस तरह की परिस्थितियां हैं। तो आखिरकार खांसी को कितनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और खांसी का उपचार कितना सस्ता होता है या कितना महंगा होता है, और किस एज के लोगों को किस तरह की खांसियां हो सकती हैं, चाहे बच्चों की बात करें या फिर नौजवानों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, या फिर हम दिल्ली एनसीआर के लोगों की बात करें या देश के अन्य हिस्सों की बात करें। तो अलग अलग हिसाब से खांसियों के प्रकार भी अलग अलग हो सकते हैं। इसके जो है मरीज आपको हमें अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। हमने खांसी को इसीलिए चुना है कि हमें हर दूसरा तीसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में खांसता हुआ दिखाई देता है, और उसके रीजन क्या है ये हमें पता होने चाहिए। सिर्फ वही रीजन नहीं होता जैसे आप समझते हैं कि आपको ठंडा पानी पीने से या सिगरेट पीने से या बीड़ी पीने से या धूम्रपान करने से बीमारी होती है। इसी पे एक खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी। तो बीपी त्यागी से हम इस पे बातचीत करेंगे कि ये बीमारी किस तरीके की होती है और कैसे होती है। एक खांसी है एक्यूट खांसी, जो हम टेक्निकल टर्म में बात करते हैं, तो ये खांसी जो है इसी प्रकार की होती है। बलगम वाली खांसी है, धुएं वाली खांसी है, या फिर एलर्जी कारक जैसे फफूंद या पराग जैसे जम जाता है उस तरीके की खांसी भी होती है। तो आखिरकार ये खांसी किस तरीके से होती है, क्यों होती है? जी,
तो ये खांसियों के बारे में हमको कितना गंभीर होना चाहिए, और यदि आप घर पर हैं तो कितना आपको इसके बारे में देखभाल करने की आवश्यकता है। कैसे आप अपनी देखभाल करेंगे इसको लेकर? आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं उनका आप इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार ये घरेलू नुस्खे क्या हैं, कैसे ये सब कुछ होता है, तो इस पे हम बात करेंगे आज। तो खांसियों को लेकर आपको काफी गंभीर होने की आवश्यकता है। खांसियां यदि गंभीरता से ली जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि खांसी किस तरीके से होती है। आइए सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं खांसियों को लेकर। जैसा कि मैंने बताया, हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, पोल्यूशन और एक्यूआई बहुत ज़्यादा है हमारा, और यदि हमारा पोल्यूशन एक्यूआई बहुत ज़्यादा है तो इससे हमें खांसी ज़रूर होती है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में जिस तरीके से पोल्यूशन एक अटैक करता है उससे खांसी होती है हमें। जैसे हम कहते हैं दमा है या अस्थमा है, इस तरह की चीज़ें इसमें हो जाती हैं। तो ये जो खांसी है आखिरकार कितनी खतरनाक हो सकती है? जैसा मैंने टीबी के लिए कहा, भारत सरकार भी कह रही है कि हम टीबी मुक्त भारत की बात कर रही है कि टीबी के 2025 तक टीबी से मुक्त करना है पूरे देश को, और इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। कुछ खांसी कैंसर्स के बारे में भी बताती है। तो आखिरकार ये जो खांसी है, क्या हर खांसी टीबी होती है, या फिर दमास्थमा होती है, या फिर कैंसर का कुछ सिम्टम्स के बारे में बताती है? जबकि ये कहा जाता है जब आप खांसते हैं तो ये खांसी बताती है कि आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी पनप रही है, और उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप खांसते हैं, जिससे कि उसके बैक्टीरिया खांसी के माध्यम से बाहर निकल जाएं, और आपका शरीर अपने आप को उसके लिए तैयार करता है। तो ये जो खांसी है, इससे बचने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? और सबसे जरूरी है पहले हम खांसी को समझें कि ये जो खांसी है इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया, सूखी खांसी, गीली खांसी, या कुफ्र खांसी, या कुकर खांसी, या एक खांसी जो है 1 हफ्ते रहती है, कोई खांसी 8 हफ्ते भी रहती है। तो कौन सी खांसी कैसी होती है, कौन सी खांसी की स्टेज क्या बताती है आपको, कितनी गंभीर हो सकती है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। डॉक्टर बीपी त्यागी से इस बारे में बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार ये खांसी कितनी गंभीर होती है और क्या क्या इसके प्रकार होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में, हम रखें ख्याल आपका। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि हम दिल्ली एनसीआर में, देश में हर तीसरे व्यक्ति को खांसते हुए देखते हैं, किसी न किसी रूप में गला साफ करते हुए देखते हैं। कहते हैं गले में खराश आ गई, विक्स कफ ड्रॉप ले लीजिए, या अदरक का इस्तेमाल कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि भैया शायद आपने कुछ खाना गलत खा लिया होगा, उसकी वजह से हो गया, या आप सिगरेट पीते हैं इसलिए हो गया होगा। तो थोड़ा विस्तार से बताइए आप हमारे दर्शकों को, खांसी कितने प्रकार की होती है और इसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, जो खांसी है वो एक हमारा रिफ्लेक्स होता है गले का, कि अगर गले में इरिटेशन हो रही है, या हमारी सांस की नली में शुक्लापन आ रहा है, या ऑक्सीजन पूरी बदन में नहीं जा रही है, तो वो खांसी के रूप में बाहर निकल के आती है। तो ये जो रिफ्लेक्स है, इसको हम बोलते हैं कफ वेरिएंट एस्थमा। जो कफ वेरिएंट एस्थमा होता है, ये जो कोविड है उसके बाद आया है, और कोविड के बाद जो इरिटेशन है वो हमारे पूरे थ्रोट में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में परसिस्टेंटली बनी रहती है। ये जो एंटिटी है ये नई एंटिटी है, और इसको पॉल्यूशन से भी जोड़ा जा रहा है। ठीक है। मतलब ये एस्थमा की तरह होती है, लेकिन एस्थमा नहीं होता है। और जो खांसी होती है उसमें हम ये देखते हैं कि खांसी अगर 6 हफ्ते से ज्यादा किसी को है, तो उनका हम टीबी वगैरह का टेस्ट करते हैं, छाती के एक्सरे करते हैं, और उनके बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। अगर आराम नहीं मिलता है तो सीटी स्कैन भी करते हैं, और जो उनका बलगम निकलता है उसकी भी जांच करते हैं। लेकिन ये वाली जो खांसी है, इसमें आपको सिर्फ एंड सिर्फ
इयोसिनोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा। इयोसिनोफिल खून में बढ़ा हुआ मिलता है। और जो ये होती है खांसी, ये सालों चलती है। कोई जांच में हमें पॉजिटिव चीज नहीं मिलती है तो मरीज अपने आप को थोड़ा सा परेशान फील करने लगता है कि उसको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, यानी कैंसर वगैरह तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं है। पर इसके बारे में जो और सारी चीज देखी गई है, ये किसी भी जांच में नहीं आता है। जो फेफड़े की जांच होती है, स्पायरोमेट्री वगैरह, उसमें नहीं आएगा। एक्सरे करेंगे छाती का, उसमें नहीं आएगा। अगर हम अपनी खून की जांच करते हैं तो उसमें इयोसिनोफिल बढ़ के आता है। जो इसमें फैक्टर्स देखे गए हैं कि क्या फैक्टर इसको बढ़ाते हैं जी, जो फैक्टर बढ़ाते हैं इसको, वो बढ़ाता है पॉल्यूशन या कोई रिसेंट इन्फेक्शन वायरस का हो जाए। तो ये जो कफ वेरिएंट एस्थमा है, ये पोस्ट कोविड एरा में हमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एग्रीवेट हो जाता है उससे। तो ये आपने हमने जैसे सुना है कि पोस्ट कोविड हार्ट अटैक होते हैं या पोस्ट कोविड ब्रेन अटैक होते हैं, तो ये सांस की और खांसी की जो परेशानी है, ये भी पोस्ट कोविड चल रही है लोगों को। तो इसमें जो सिम्टम है वो खांसी है और ये 30 दिन से ज्यादा रहता है। ये रात को ज्यादा हो सकता है, या जब हम ज्यादा लंबी बात कर रहे हैं बिना पानी पिए तो हमें खांसी उठ सकती है। ये हम लेक्चर दे रहे हैं उसमें खांसी उठ सकती है। और जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे ये एग्रीवेट हो जाता है। तो ऐसा देखा गया है कई बार कि कोई लेक्चर दे रहा है, उसको खांसी उठ जाएगी तो पानी पीना पड़ेगा। कोई बात कर रहा है, उसको खांसी उठ जाएगी तो उसको पानी पीना पड़ेगा। कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको इमीडिएटली खांसी उठ जाती है। तो अगर हम लिटरेचर में जाते हैं तो आज की तारीख में ये वाला 40 से 80% लोगों में मिल रहा है। इस तरह की खांसी की बात कर रहा हूँ। ये जो खांसी है, मतलब ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है ये? अच्छा, तो ये तो मुझे लगता है कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति इसी से पीड़ित दिखाई दे रहा है मुझे। जी, आपकी आवाज अब आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इसी से ग्रसित है डॉक्टर साहब। जैसे अगर मैं, आपने तो पूरी तरह से ओपन कर दिया कि लोगों को पता ही नहीं होगा कि जो खांसी है वो पोस्ट कोविड इफेक्ट है। अब जैसे कि मैं बात करूं ऐसे लोगों की जिनको ये लगता है कि उनको कोरोना हुआ ही नहीं था। कुछ लोगों को कोरोना नहीं हुआ था लेकिन इसके बावजूद भी उनको खांसी उठ रही है, चाहे वो बात करते हुए, या जैसे मैं एज आपके शो में बैठा हुआ हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, या मैं थोड़ा सा लंबा शो कर रहा हूं तो मुझे खांसी उठ रही है, पानी पीना पड़ रहा है, या कोई लेक्चर दे रहा है। ऐसे लोग, कोरोना नहीं हुआ था, तो जब कोरोना नहीं हुआ था उसके बावजूद ये पोस्ट कोविड इफेक्ट हो सकता है ऐसे लोगों को? हाँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी कि जिसको कोरोना नहीं हुआ है उसको कोरोना की वैक्सीन लगी है। हाँ, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उसकी जांच नहीं कराई है लेकिन कोरोना हुआ है। कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको बुखार नहीं हुआ है लेकिन कोरोना छू के चला गया है। ठीक है, तो 140 करोड़ हमारी जनता वो किसी ना किसी वे में कोरोना से अटैच रही है। मतलब कोरोना ने उनको छुआ है, भले ही वैक्सीन के जरिए छुआ है, उनको भले ही ऐसे छुआ है हवा के जरिए, उनको छुआ है कोरोना ने, और उसी का इफेक्ट है ये। इसको कफ वेरिएंट एस्थमा बोलते हैं। बल्कि एस्थमा जैसी फीलिंग आएगी लोगों को, लेकिन वो एस्थमा नहीं है। तो इसमें जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें जो इयोसिनोफिल एक सेल होता है वो हमें इसमें बढ़ के मिलता है, और इसमें हमें कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एंड सिर्फ इयोसिनोफिल उसमें बढ़ के मिलेगा, और कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता इसका। कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है डॉक्टर साहब। अब ये हमारे दर्शक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि, और उनको समझ में आ गया होगा, अपने परिवार में है ये, या फिर अड़ोस पड़ोस में, ऑफिस में, वर्क, कहीं भी
इस तरह के लोग दिखाई दे रहे होंगे, हो सकता है वो खुद भी हों और आज उनको समझ में आएगा कि पोस्ट कोविड इफेक्ट क्या है और खांसी को कितनी गंभीरता से लेना है। तो डॉक्टर साहब, अभी तक हम बात कर रहे थे टीबी की, कैंसर की, या अलग अलग तरीके की स्थिति की, खांसी की, या 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 8 हफ्ते तक हम सोच रहे थे। यानी कि ये तो एक अलग तरह की खांसी आ गई हमारे सामने और जिसका कोई टेस्ट में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। अब इसका जी चलिए खैर बाकी खांसियों के बारे में छोड़ देते हैं। सबसे पहले अब इसका इलाज क्या है? वो देखिए, इसका इलाज है कि जो सांस की नलियों को फैलाने वाली दवाइयां होती हैं उनको हम बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स जी। जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं वो ही इस तरह की खांसी में इफेक्टिव हैं और उनका सिर्फ एंड सिर्फ एक बैड इफेक्ट होता है कि वो हमारी हृदय की गति को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, पर वो इस खांसी में आराम करते हैं। ठीक है। और कोई इसका इलाज भी नहीं है। कुछ लोग खांसी में एंटीबायोटिक खाने लगते हैं, कुछ अपने आप ही फार्मेसी में जाके दवाइयां ले लेते हैं। तो ये जो कफ वेरिएंट अस्थमा है, इसमें सिर्फ एंड सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर्स काम करते हैं और कोई दवाई काम नहीं करती है। ठीक है, इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब, अब इसका ये ठीक तो हो ये बीमारी ठीक तो हो जाती है? ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होती होगी या समय लगता है? वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा लिटरेचर कहता है, जो आज तक की स्टडी हुई है, उनमें अभी तक किसी को कंप्लीट ठीक होते हुए नहीं देखा गया है। उनको बीच बीच में सांस की नली को फैलाने वाली दवाइयां, ब्रोंकोडायलेटर्स, उनको लेने पड़ते हैं। यानी कि तो अगर हम वो नहीं लेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स, तो ये फिर खांसी आगे तक परसिस्ट करती रहती है। और इसमें जो मेन ब्रोंकोडायलेटर है या जो कफ सप्रेसेंट है, उसका जो नाम है वो है लीवोडोपोपेरेजिन। लीवोडोपोपेरेजिन 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हम 3 डोज में देते हैं। ये साल्ट का नाम है, मैंने किसी कंपनी के प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया है। तो उससे आराम मिलता है। अच्छा तो ये रहेगा कि स्पेशलिस्ट से पूछ के ये चीजें बताई जाएं। पर क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हम साल्ट का नाम बता सकते हैं, तो यही एक साल्ट ऐसा है जो इस तरह की खांसी में आराम कर रहा है। ठीक डॉक्टर साहब, अब जैसे अभी आपने ये तो बता दिया पोस्ट कोविड इफेक्ट इस खांसी के बारे में, आपने साल्ट का नाम भी बता दिया। मैं अब ये थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे और आगे हम सबसे पहले आपके अस्पताल में पर डे कितने पेशेंट इसके आते हैं अमूमन? मेरे पास करीब 40 to 50% पेशेंट इस तरह के आते हैं और हम अपने आप समझ जाते हैं। बहुत ज्यादा उनकी जांचें हम कराते नहीं हैं और हम उनको आश्वस्त करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अजय जी, आजकल इतना कैंसर फोबिया है लोगों में कि वो अगर कोई भी खांसी लंबी खिंचती है तो उनके दिमाग में एक तो गूगल आता है और जब वो गूगल पे उसको अपने सिम्टम को मिलाते हैं तो वो उनको टीबी और कैंसर तक लेके चले जाते हैं। अब वो फिर दूसरा डॉक्टर बदलेंगे, फिर तीसरा बदलेंगे, फिर सारे टेस्ट कराएंगे, तो वो 50-60 हजार रुपए उनके टेस्ट में जरूर खर्च हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो पहले वाले डॉक्टर के पास आते हैं कि आपने जो दवाई दी थी उससे आराम मिला था और जांचों में कुछ नहीं आया है। लेकिन जो डॉक्टर इसके बारे में जानता है, कफ वेरिएंट अस्थमा के बारे में, और या किसी ने लिटरेचर पढ़ा है, तो वो उनको सिर्फ आश्वस्त करेगा, उनकी काउंसलिंग करेगा और जो ये दवाई है उनको बीच बीच में देता रहेगा। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों को, यानी कि मैं आर्या न्यूज़ चैनल के दर्शकों से कह रहा हूं जो हमारा शो देख रहे हैं, आप बीमारियों को लेकर गूगल मत कीजिए, स्वयं के डॉक्टर मत बनिए, गूगल डॉक्टर मत बनिए, गूगल वाला डॉक्टर मत बनिए। तो सबसे पहले डॉक्टर पास जाइए, अपना चेकअप कराइए, वहीं से आपको इलाज मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, आप तो काफ़ी परेशान होते होंगे, लोग आते होंगे गूगल कर करके आपसे सवाल पूछते होंगे 10 अलग अलग तरीके के।
जी हम परेशान तो होते हैं, उनको मना भी करते हैं, लेकिन ये एक ट्रेंड बन गया है आजकल कि इवन जो हम दवाई भी देते हैं उसको गूगल पे देखा जाता है पहले कि किस तरह की दवाई डॉक्टर साहब ने दी है, इसमें कहीं स्टेरॉइड तो नहीं है या उसके बैड इफेक्ट्स क्या हैं, ये सब किया जाता है। लेकिन क्योंकि अगर हम उनको इस तरह से काउंसिल नहीं करेंगे या हम उनके ऊपर इरिटेट होंगे तो एक तो पेशेंट परेशानी में हमारे पास आता है, और अगर हम उनसे ठीक से बात नहीं करेंगे तो वो और परेशान हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उनकी परेशानी से निकालें, उनको समझाएं और उनको इसके बारे में भी बताएं कि कोई भी बीमारी को अगर हम गूगल करते हैं तो उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं उनको देख के उनको एंजाइटी हो सकती है, टेंशन हो सकती है, इसलिए उसको सिर्फ उतना ही देखें। अगर आपको कहीं डॉक्टर का कंसल्टेशन नहीं मिल रहा है, फोन नहीं मिल रहा है, आप ऐसी जगह पे हैं कि जहां डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो गूगल की हेल्प ले सकते हैं, पर अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट ना करें तो बेटर है। ठीक, डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई, अब इसका हम बचेंगे कैसे? इसका लाइफस्टाइल में क्या सुधार करना है, क्या खान पान में रहना चाहिए, वो जरूर बताइए आप। ये बहुत साधारण सी बात है जो हम कोविड के पहले से बताते आ रहे हैं सबको कि अपनी इम्यूनिटी को हमें बूस्टअप करना है। इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का एक ही तरीका है कि हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हर तरह के फल फ्रूट सब्जियां होनी चाहिए, एडिक्वेट हम पानी का सेवन करें, पानी लोग अधिकतर कम पीते हैं, अच्छे से नींद लें, कम से कम 6 से 8 घंटे, आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज करें। वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो सकती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो योगा भी हो सकता है, वो कुछ अपने जैसे भ्रामरी वगैरह है ये सब हो सकते हैं, और अपने मन को बीच बीच में शांत करें, फोन को कुछ समय के लिए अपने पास से अलग रखें। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे शरीर की इम्यूनिटी को और ज्यादा बढ़ाती हैं, और जब शरीर की इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है तो कोई भी बीमारी पास नहीं आती। जी, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर साहब। जिस खांसी को लोग हल्के में ले रहे थे वो बेसिकली जो है पोस्ट कोविड इफेक्ट है, और इस खांसी का इलाज कराना चाहिए, और गूगल डॉक्टर ना बने, सबसे पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, उनके पास जाएं और उनका सलाह मशवरा लें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए और हमारे शो में आने के लिए। हम रखें ख्याल आपका। यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपनी खांसी को गंभीरता से लें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हम रखें ख्याल आपका।